हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 या सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट जो है कोलाइड। क्या है? कोलाइड है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन कहते हैं कि कोलाइड आया कहाँ से है, कैसे अपन डिफाइन करते हैं, किसने इसको बताया था शुरुआत में। तो हम ये कहते हैं सामान्यतः जो कोलाइड है वो ग्रीक भाषा के, किस भाषा के अपन कह रहे हैं? ग्रीक भाषा का ग्रीक शब्द है जो क्या है? कोला, मतलब कोलाइड ग्रीक भाषा के कोला शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है गोंद या गम। क्या कह रहे हैं हम कि जो कोलाइड है उसमें ये कहां से प्राप्त हुआ है? यह ग्रीक भाषा के, कोलाइड ग्रीक भाषा के कोला शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है गोंद या गम। ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करें कि सर्वप्रथम थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया था कि जो भी पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जांतव झिल्ली द्वारा विसरित नहीं होते। वैज्ञानिक कौन सा आता है? थॉमस ग्राहम। उन्होंने क्या बताया था कि कुछ ऐसे विलयन हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थों का मिश्रण है जो जांतव झिल्ली द्वारा विसरित नहीं होता। उससे उन्होंने या उसमें विसरण के आधार पर इन्होंने पदार्थों को दो भागों में, दो प्रकारों में बांटा था। एक तो इन्होंने कहा था कोलाइड और एक इन्होंने क्या कहा था? क्रिस्टलाव। क्या कहा था? एक तो कहा था क्रिस्टलाव और एक क्या कहा था? कोलाइड। दोबारा से सुने। कोलाइड ग्रीक भाषा के कोला शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है गोंद या गम। ठीक है। सर्वप्रथम थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने जांतव झिल्ली में से विसरण होने की प्रकृति के आधार पर पदार्थों को दो प्रकार दिए थे, दो प्रकारों में बांटा था। एक तो होता है कोलाइड और एक होता है क्रिस्टलाव। एक तो क्या होता है? कोलाइड और एक क्या होता है? क्रिस्टलाव। तो कोलाइड के लिए उन्होंने कहा था कि ऐसा पदार्थ या ऐसा मिश्रण, ऐसा विलयन जो जांतव झिल्ली में से विसरित नहीं होता, पास नहीं होता, वो क्या कहलाता है? कोलाइड कहलाता है। और ऐसा विलयन जो जांतव झिल्ली से पास हो जाता है, विसरित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टलाव। किसने कहा था ये? शुरुआत में किसने कहा था? थॉमस ग्राहम ने, कि ऐसा कोई मिश्रण है, ऐसा कोई विलयन है जो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होता, जैसे गोंद है, जिलेटिन है। कैसे कैसे एग्जाम्पल आते हैं इसमें? जैसे गोंद है, जिलेटिन है, ये सब क्या होते हैं? जांतव झिल्ली से पास नहीं होते, जांतव झिल्ली से पास नहीं होते। अब जांतव झिल्ली क्या होती है? जो भी जंतुओं की, मानव शरीर अपन कहते हैं या कोई भी जीव है, उसमें हम कहते हैं कि उनकी जो चमड़े की एक परत कह सकते हैं, एक पतली परत ले सकते हैं, वो एक प्रकार की क्या होती है? जांतव झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। एक चर्म पात्र हो सकता है, वो जांतव झिल्ली है। और उसमें से ये ऐसे पदार्थ हैं जो पास नहीं होते, उन पदार्थों को उन्होंने क्या कहा था? कोलाइड। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो झिल्ली से आसानी से पास हो जाते हैं, उनको इन्होंने क्या कहा था? क्रिस्टलाव। तो आगे इनको क्या कहा जाता है? इनका जो वर्गीकरण था वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं था, सही नहीं था, तो बाद में ये फेल हो गया था। तो यहां से अपन कह सकते हैं ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एक पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ है जो एक विलायक में क्रिस्टलाव की तरह कार्य कर रहा है और दूसरे विलायक में कोलाइड की तरह कार्य कर रहा है। कैसे कह सकते हैं अपन? जैसे NaCl है, जैसे NaCl है, NaCl को अगर जल में घोलें तो इस किसकी तरह कार्य करेगा? क्रिस्टलाव। किसकी तरह कार्य करेगा? क्रिस्टलाव को। लेकिन यदि इस NaCl को किसमें घोलते हैं? बेंजीन में,
तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, कोलाइड की तरह। मतलब क्या हुआ, पदार्थ एक ही है लेकिन उसको घोलने की प्रवृत्ति या उसमें उपस्थित विलायक के आधार पर या उसको विलायक में घोलने के आधार पर दो प्रकार की स्थिति मिल रही है। यदि विलायक जल है तो कृष्णलाभ कहलाता है, यदि विलायक बेंजीन है तो क्या कहलाता है, कोलाइड। तो इस वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन था वो पूरी तरह से सही नहीं था। क्या नहीं था, सही नहीं था। तो यहां से अपन कहते हैं कि जो कृष्णलाभ है वह एक प्रकार का वास्तविक विलयन होता है। कृष्णलाभ क्या होता है, एक प्रकार का वास्तविक विलयन, क्योंकि NaCl और जल को हम मिलाते हैं तो उसमें जल और NaCl के जो कण हैं अलग अलग दिखाई नहीं देते, एक जैसा मिश्रण मिलता है, समांगी मिश्रण मिलता है। तो हम कहते हैं कि जो वास्तविक विलयन है वो एक समांगी मिश्रण है और वह एक प्रकार का क्या होता है, कृष्णलाभ होता है। क्या होता है, कृष्णलाभ। लेकिन NaCl प्लस बेंजीन का जो विलयन है वो एक विषमांगी प्रावस्था होती है, विषमांगी मिश्रण होता है। उसको अपन आसानी से या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। तो हम ये कहते हैं कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता, कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता, यह एक विषमांगी प्रावस्था होती है या एक पदार्थ की प्रावस्था होती है। क्या कह रहे हैं हम, कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता, यह पदार्थ की एक प्रावस्था है जो कैसी है, विषमांगी है। तो इसके आधार पर हम कोलाइड को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, कोई समस्या, सीधा सा मीन है कि कोलाइड क्या होता है, एक विषमांगी प्रावस्था है पदार्थ की जिसमें कण जांतव झिल्ली द्वारा पास नहीं होते, तो वो तो क्या कहलाती है, कोलाइड। लेकिन यदि किसी पदार्थ की समांगी प्रावस्था है जिसके कण जांतव झिल्ली द्वारा पास हो जाते हैं, वो क्या कहलाती है, कृष्णलाभ या वास्तविक विलयन। ये जो वर्गीकरण था वो किसने दिया था, थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने। किसके आधार पर दिया था, जांतव झिल्ली में से प्रभावित या पास होने के आधार पर। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन पर क्रिस्टलाइन अपना कोलाइड को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है भाई, आगे हम बात करेंगे तो ये स्थिति लेंगे, एक तो वास्तविक विलयन, एक निलंबन और एक कोलाइड। तीन बता रहा हूं मैं, 3 पॉइंट के बारे में बता रहा हूं। एक तो है वास्तविक विलयन, एक निलंबन और एक क्या है, कोलाइड। इन तीनों को विभिन्न गुणों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग बांटेंगे कि किस आधार पर इनको पहचाना जा सकता है। क्या कह रहा हूं मैं, कोलाइड, इसके अलावा वास्तविक विलयन और निलंबन, इन तीनों को अलग अलग आधार पर बांटेंगे, अलग अलग गुणों के आधार पर डिफाइन करेंगे जिससे इनको पहचाना जा सके। ठीक है, अब आगे देखेंगे अपन कैसे होता है। तीन स्थिति कौन सी है, एक तो है वास्तविक विलयन, एक क्या है, वास्तविक विलयन, एक क्या है, कोलाइड, और एक क्या है, निलंबन। क्या है, निलंबन, क्योंकि इनकी परिभाषा भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कौन कौन से गुण हैं, उनके आधार पर इनको अपन डिफाइन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कणों का आकार। यहां पे कणों का आकार क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किसमें कणों का आकार बड़ा होता है, ज्यादा होता है, किसमें कणों का आकार कम होता है, तो उसके आधार पर अपन डिफाइन करेंगे इनको। अब यहां से अपन देखें, इसके जो कण हैं इनका आकार 10 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम। 10 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, यहाँ पे वास्तविक विलयन के कणों का आकार कम होता है। इसमें जो कणों का आकार है, या इसमें कणों का आकार कितना होता है, 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम से अधिक। हम क्या कह रहे हैं, कणों का आकार है जो वास्तविक विलयन में कणों का आकार क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम से कम है, मतलब लेस देन लगाया हमने, इससे ये मान कम होगा। इसमें 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम से क्या होगा, ज्यादा, ग्रेटर देन शो किया है, ज्यादा। लेकिन कोलाइड जो होते हैं उनके कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। कहां होता है,
10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के मध्य। एंगस्ट्रॉम को अपन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके आधार पर अपन डिफाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो कणों का साइज हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है, यह जो मिश्रण है वो कैसा होता है, समांगी। क्योंकि यहाँ पे जो विलयन होता है, NaCl को जल में घोलेंगे तो पूरा मिश्रण एक समान दिखेगा, नहीं दिखेगा, एक जैसी प्रावस्था में होगा या नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। इसको कहा जाता है विषमांगी। केवल एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझें अपन, जैसे दूध है, पनीर है, तेल तथा जल का मिश्रण है, वो सब किस में आते हैं, कोलॉइड में। कोहरा है, वो सब किस में आते हैं, कोलॉइड में। तो वहां विषमांगी प्रावस्था होती है, दो प्रावस्था अलग अलग दिखाई देती है। जैसे कोहरा है, उसमें जल की बूंदें भी दिखाई देती हैं और जल वाष्प के कण भी विद्यमान होते हैं। निलंबन भी विषमांगी प्रावस्था है। जैसे क्या होता है, इसमें रेत को जल में घोलें तो रेत अलग दिखाई देती है और जल अलग दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, प्रावस्था हो गई है, तो तीसरा पॉइंट आता है प्रावस्था की संख्या। ये तो क्या होती है, एकल प्रावस्था, मतलब पूरा जो मिश्रण है, विलयन है, एक जैसा दिखाई देता है। यहाँ पे प्रावस्था कितनी दिखाई देती हैं, 2, और यहाँ पे भी प्रावस्था कितनी दिखाई देती है, 2 या 2 से अधिक। क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे केवल एकल प्रावस्था होती है वास्तविक विलयन में, क्योंकि वहां पर विलय और विलायक अलग अलग दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ कम से कम 2 प्रावस्था होंगी, दोनों ही, एक घोलने वाला पार्ट, एक में घोलने वाला भाग, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। तो द्वि प्रावस्था होती है, भिन्न प्रावस्था होती है, और यहाँ पर भी भिन्न प्रावस्था दिखाई देती है। इसके बाद अपन देखें अगला पॉइंट, वास्तविक विलयन को दृश्यता देखें, कैसे देख सकते हैं अपन इसको, इसमें कणों को नहीं देख सकते, नहीं देखा जा सकता। इसमें किससे देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। इसमें कणों को खुली आंखों से, खुली आंखों से देखा जा सकता है। क्या कह रहा हूं मैं, दिखने की स्थिति कैसी होती है, इनमें कणों को ना तो सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ना ही खुली आंखों से देख सकते हैं। कोलॉइड में कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। निलंबन में जो कण उपस्थित होते हैं उनको खुली आंखों से देखा जा सकता है। ऐसे कुछ पॉइंट हो गए, आगे भी अपन बात करेंगे, और भी पॉइंट हैं, उन सब के बारे में देख लें। पहले ये पॉइंट कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, आराम से समझ में आ जाएंगे। चलें आगे, चलो नेक्स्ट पॉइंट अपने आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपने आते हैं कौन से, ये छानने की प्रवृत्ति कैसी होती है, इनको अपन पृथक कैसे कर सकते हैं, विलय और विलायक को पृथक कैसे कर सकते हैं। तो पृथक्करण देखें, अगला गुण क्या होता है, पृथक्करण। कैसे, इसको ना तो फिल्टर पत्र से और ना ही जांतव झिल्ली से पृथक कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, यदि वास्तविक विलयन को फिल्टर पत्र पर डाला जाए तो पूरी तरह से पूरा की पूरा विलयन पास हो जाएगा, मतलब विलय और विलायक पृथक नहीं होंगे। उसी प्रकार यदि इसमें इसको जांतव झिल्ली वाले पात्र में डाला जाए तो भी विलय और विलायक पृथक नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ, इसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है वह इनके छिद्रों में से आसानी से निष्कासित हो जाता है, तो दोनों भाग अलग अलग प्राप्त नहीं होते। इसको क्या कह रहे हैं हम, फिल्टर पत्र से तो नहीं पृथक कर सकते, केवल जांतव झिल्ली द्वारा, जांतव झिल्ली से
पृथक कर सकते हैं, जांतव झिल्ली से पृथक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, यहां इनको हम फिल्टर पत्र से भी पृथक कर सकते हैं, फिल्टर पत्र से भी हो सकता है, और जांतव झिल्ली से भी पृथक हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं कि इसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है, इनको ना तो फिल्टर पत्र से पृथक कर सकते हैं और ना ही जांतव झिल्ली से पृथक कर सकते हैं। इनमें कणों का साइज इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए केवल जांतव झिल्ली से पृथक कर सकते हैं, फिल्टर पत्र से नहीं। लेकिन इसमें कणों का आकार सबसे बड़ा होता है, इसको फिल्टर पत्र या जांतव झिल्ली दोनों से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अपन अगला पॉइंट देखेंगे, अधिशोषण। अधिशोषण देखें, इसमें तो होता है बहुत कम, अधिक होता है अधिक अधिशोषण, और ये होता है नगण्य। क्या होता है? नगण्य। ठीक है, उसके बाद पॉइंट अपन लेते हैं ब्राउनी गति। वैसे इन पॉइंट को हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे जो कोलॉइड चलेगा उसके अंतर्गत। ब्राउनी गति यहाँ पे क्या होती है? नगण्य, यहां सर्वाधिक और यहाँ पे नगण्य। मतलब ये नहीं दर्शाते, ये भी नहीं दर्शाते, केवल कौन दर्शाता है? कोलॉइड। इसके अलावा एक पॉइंट आता है यहाँ पे टिंडल प्रभाव, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसे हैं जो आसानी से क्लियर नहीं होंगे, तो केवल अपने नाम हैं। इन सभी को मैं आगे डिफाइन करूंगा, आगे चैप्टर में टॉपिक्स होंगे। तो यहाँ पे भी इसमें नगण्य होता है, इसमें सर्वाधिक होता है, और इसमें भी क्या होता है? नगण्य। इन पॉइंट को एक बार देख लें, फिर और आगे पॉइंट अपन बात करेंगे। देखो भाई, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? चलें आगे। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। चलो आगे चलें, अगले पॉइंट बात करेंगे। कुछ यहाँ पे वर्ड ऐसे आते हैं जो हमने सुने हुए नहीं हैं, वो आगे ही अपने क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट अपन किसी भी पॉइंट को क्लियर नहीं कर सकते। एक अगला पॉइंट आता है गुरुत्वाकर्षण। अगला पॉइंट क्या आता है? गुरुत्वाकर्षण। यहां जो गुरुत्वाकर्षण है इसका कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं होता। इसमें अपकेंद्रण आधारित कण तल में बैठ जाते हैं। अपकेंद्रण आधारित कण तल में बैठ जाते हैं। अपकेंद्रण विधि का मतलब क्या होता है? जैसे हम ये कहें, सुबह जो भी दही होता है उसमें से अपन क्या निकालते हैं? मक्खन निकालते हैं, और जो मक्खन निकालते हैं उसमें अपन क्या करते हैं? जो भी मशीन होती है उसको घुमाते हैं पूरे मिश्रण को, और ये जो विधि है ना वो क्या कहलाती है? अपकेंद्रण। जिसमें क्या होता है, जिस पदार्थ का घनत्व कम होता है वो तो ऊपर आ जाता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे चला जाता है। तो वही स्थिति किसमें होती है? क्योंकि मक्खन वगैरह है, छाछ वगैरह है, वो सभी कौन से पदार्थ हैं? कोलॉइड। तो उनमें से जो पदार्थ भारी होता है वो तो पैदे में बैठ जाएगा, और जो हल्का होता है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो वहां पर अपन कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव होता है? वो डिपेंड करता है घनत्व पर। जिसका घनत्व ज्यादा है वो तो नीचे आ सकता है, लेकिन विधि अपकेंद्रण होनी चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं बैठते। इसमें प्रभावी होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आसानी से पैने में बैठ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखें
पारदर्शिता। ऐसा ये जो विलयन है ये कैसा होता है, पारदर्शी, मतलब एक समान दिखाई देता है, या इस विलयन में से अपन पार देख सकते हैं। ठीक है, जैसे शक्कर को जल में घोला उस विलयन को अपन पार देख सकते हैं, उस विलयन में से पारदर्शी है। ये विलयन कैसा है, अपारदर्शी है, और ये भी कैसा है, अपारदर्शी। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट अपन बात करेंगे, विसरण। विसरण का मतलब होता है गति, फैलना। अब हम ये कहें जिसमें कणों का आकार सबसे छोटा है उसके कण सर्वाधिक मात्रा में गति करेंगे, जिसमें कणों का आकार सबसे बड़ा है उसमें कण सबसे कम मात्रा में गति करेंगे। तो सर्वाधिक विसरण किसमें होता है, सर्वाधिक विसरण इसमें बहुत कम, और यहां पे क्या होता है, नगण्य। सर्वाधिक विसरण किसमें होता है, वास्तविक विलयन के कणों में। सबसे कम किसमें होता है, कोलॉइड में, और नहीं होता किसमें, निलंबन में। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सभी पॉइंट को या सभी पॉइंट के आधार पर वास्तविक विलयन, कोलॉइड विलयन और निलंबन विलयन में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो वास्तविक विलयन में उपस्थित कण है अगर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन उपस्थित हो तो वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव आयन एनोड की तरफ गति करेंगे। कोलॉइड में यहाँ पे जो कण है वो नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कोलॉइड भी एक प्रकार से नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े हैं, आकार पढ़ा है, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पढ़ा है, इसके अलावा टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, फिल्टर पत्र पर क्या प्रभाव होता है, या फिल्टर पत्र द्वारा छाने जा सकते हैं या जांतव झिल्ली द्वारा पृथक्करण हो सकता है, किस प्रकार से दिखाई देते हैं, दिख सकते हैं या नहीं दिख सकते, विसरण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है, ये सब पॉइंट के आधार पर कोलॉइड, वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन को यहाँ पे अपन ने पृथक किया है। सभी स्टूडेंट वीडियो को ध्यान से देखें, या एक बार देखने के बाद दोबारा से इसको अपन देखें, उसके बाद नोट्स को क्लियर करें, आराम से ये समझ में आ जाएगा। ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, केवल हमें पता है ये पॉइंट अपन को ध्यान रखने हैं, किसके आधार पर इनको अपन पृथक कर रहे हैं, जांतव झिल्ली कैसी होती है, कैसे अपन पृथक करें। यदि किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टूडेंट को समस्या है या किसी वर्ड का मीन नहीं पता तो उसको व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मैसेज करके पूछ सकता है क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, जिससे आसानी से उसका सॉल्यूशन हो सके। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कम से कम वीडियो को 2 बार देखें, ध्यान से देखें, जिससे कोई समस्या नहीं हो। तो आज का टॉपिक ये कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।